जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं आपके लिए मॉडल स्पीड टेस्ट 03 लेके आया हूँ। ऑलरेडी मैंने 01 और 02 बता दिए हैं। ठीक है, उसके गणित के प्रश्न मुझे अभी बताना बाकी हैं। और ये देखिए मॉडल पेपर तैयार किया है श्री संतोष कुमार खरे सर ने, संजीव कुमार बंसल सर ने, शैलेन शंकर सर ने, अशोक कुमार सर ने, और प्रूफ रीडिंग और सहयोग में है श्याम प्रकाश सर। ये काफ़ी बेहतरीन मॉडल पेपर बच्चों तैयार किया गया है। ठीक है, और आप इसको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। और बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि कई बच्चे मुझे लिख रहे हैं कि सर फॉर्म कब आएगा। बच्चों देखिए प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की चाहे तैयारी हो, चाहे आपकी श्रेष्ठा की तैयारी हो, जो इस समय बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वही भर पाएंगे इस फॉर्म को। श्रेष्ठा का फॉर्म कभी भी आ सकता है, बस आने वाला है। और पीएम यशस्वी का जो है फॉर्म आने में अभी 1-2 महीने का समय है। और ध्यान दीजिए इसमें कुछ स्कूलों का चयन होता है जनपद स्तर से, क्योंकि देखिए पिछली बार परीक्षा हुई थी तो कुछ विद्यालय ऐसे ही चुन लिए गए थे। तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा फॉर्म निकलने का। कई विद्यालय इसमें ऐड होंगे, नहीं भी ऐड हैं तब भी आप इस परीक्षा को देकर छात्रवृत्ति पा सकते हैं, इसका भी सुझाव आया हुआ है। ठीक है, तो समय आप बस तैयारी करते रहे। कई बच्चे सोचते हैं कि तैयारी करके क्या फ़ायदा, शायद स्कूल शामिल ना हो। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, तैयारी कभी भी देखिए बेकार नहीं जाती है। जो भी बच्चे मेरे साथ NMMS की तैयारी किए हैं वो देखिए उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी इन परीक्षाओं के लिए। और जो भी इस परीक्षा में की तैयारी में करा रहा हूँ, आगे चल के आप कोई भी नौकरी की परीक्षा देते हैं, चाहे आप DM बनना चाहते हैं, चाहे पुलिस में SP बनना चाहते हैं, चाहे आप बैंक में जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, सभी में इसी तरह के सवाल आएंगे। अगर आप अभी से तैयारी कर लेंगे तो आप इतने कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे कि पहली बार में ही कोई परीक्षा को निकाल देंगे। और बच्चों मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, पीएम यशस्वी का अलग, श्रेष्ठा का अलग। आप किसी एक में ज्वाइन कीजिएगा, दोनों में कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में समान चीज़ें हैं। मैंने कई बार बताया मैं कोर्स दोनों का सेम है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके जरिए आप बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि आप प्लेलिस्ट जरूर बच्चों देखा कीजिए। प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियोस हैं। और कई बच्चे बोल रहे हैं सर हमारी गणित अच्छी नहीं है। तो गणित अच्छी नहीं है तो बच्चों करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाकर आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की प्लेलिस्ट देखनी है, जिसको मैंने आसान तरीके से कई चीज़ों को बताया हुआ, कैसे दशमलव का होगा, भिन्न का होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तब आप NMS वाली जो गणित के वीडियोज़ हैं उसको देख लीजिएगा, क्योंकि लेवल बच्चों इस बार जो है प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा ऊँचा जाएगा पिछले बार की कंपेयर में। ठीक है, और अगर आपके भाई बहन हैं जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 6 के लिए, तो उनके लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। लगभग 2400 बच्चे उसमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो नवोदय के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज बच्चों मैं आपको साइंस के प्रश्नों को कराने जा रहा हूँ। धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को, जीके का भी, कई बच्चे जीके के लिए बोल रहे थे। ठीक है, तो देखिए जीके का जो इसके पहले मॉडल पेपर 2 का लास्ट वीडियो है उसमें जीके के ही प्रश्न हैं। ठीक है, और उसी तरह के प्रश्न आएंगे। बस आपको क्या करना है कि कॉपी में नोट डाउन करते चले जाना है। ठीक है, आज देखिए इस पे जब भी पेपर, ये मॉडल पेपर बन रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लिए जा रहे हैं, उसी से ये पार्ट से चैप्टर से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी एक और जब परीक्षा पास आएगी तो एक कंप्लीट सिलेबस का अब फिर आपको मॉडल पेपर बच्चों मैं दिखा पाऊंगा। ठीक है, अभी लेकिन ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है कथन 1। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में हुए परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट डेफिनेशन से लिया गया है। अगर इंग्लिश में बच्चे हैं तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों इसका फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी सवाल आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, m उसका मास हो गया, ठीक है, g आपकी ग्रेविटी हो गई 9.8, ठीक है, और h उसकी ऊंचाई हो गई, किस ऊंचाई पे रखा हुआ है। ठीक है, जैसे सवाल आते हैं कई बार कि कोई टेबल है, ठीक है, टेबल पर आपकी किताब रखी हुई है, तो उस पर कौन सी ऊर्जा है। तो जब भी कोई किताब रखी जाए किसी ऊंचाई पे, याद रखिएगा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इसमें गति नहीं है। गति होती तब हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कथन 2 है, वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा करते हैं। देखिए यही गलत है। गति का अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, ट्रेन चल रही है, कोई बॉल आप फेंक रहे हैं,
तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आप इसको भी देखिए नोट करते जाएंगे बच्चे, इंग्लिश वाला भी, क्योंकि कई बार मैंने बताया है कि इंग्लिश में ही आगे चल के आपको बच्चों पढ़ना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, नहीं तो आगे चल के यही बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं। हाफ mv², ये नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए इससे सवाल आगे बने हो सकते हैं, क्योंकि इससे सवाल आते ही आते हैं परीक्षा में। ठीक है, आपका m मास है और v जो है वेग है। ठीक है, तब जाके ये काइनेटिक एनर्जी निकलती है। तो आपका इसका उत्तर क्या होगा 31 का, कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। मैंने आपके सही उत्तर इसके बता दिए हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखें। 32 है, समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में कौन सी ऊर्जा होती है? अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये जिक्र नहीं है कि समुद्री जहाज चल रहा है कि क्या है या खड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो एक्चुअल में होना चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी ऊंचाई पर, चाहे वो आपका पेड़ हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अगर कोई चीज़ बैठी है या रखा गया है, ठीक है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? पहला उत्तर होगा। लेकिन कई जगह बच्चों आप किताबों में देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों में दिया रहता है कि दोनों में से कोई ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी ऊंचाई पे बैठी है तो ध्यान दीजिएगा उसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, कार्य का CGS मात्रक है। एक देखिए MGS होता है मात्रक, सबसे पहले CGS आया, फिर MGS आया। ठीक है, उसके बाद SI यूनिट आया। अभी हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं? हम लोग SI यूनिट करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, क्योंकि ये जो है यूनिट केजी हो गया, आपका मीटर हो गया, ठीक है, लीटर हो गया। ठीक है, ये जो मात्रक है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। ये नहीं कि यहाँ का इंडिया का 1 किलो यूके में या अमेरिका में 1 किलो से अधिक होगा, कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। 1 किलो मतलब 1 किलो, चाहे वो अमेरिका हो चाहे आपका इंडिया हो। ठीक है, तो इस पर ये SI यूनिट काम करती है। CGS है आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, और MGS है आपका मीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें देखिए पुरानी मात्राएं हैं, कभी मैं मात्रक अगर आप बोलेंगे तो एक वीडियो में मैं अलग से बना दूँ, क्योंकि काफ़ी बृहद चैप्टर ये भी है बच्चों। ठीक है, तो मैं बना दूंगा। आप लोग बच्चों देखिए कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि बच्चे तो वीडियो देखते हैं, अगर आप कमेंट नहीं लिखते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन आता है कि पता नहीं आपको समझ में आया तो कि नहीं वीडियो। ये लिखा कीजिए हाँ सर समझ में आ गया, तो मुझे अच्छा लगेगा। या अंडरस्टूड लिख दीजिए। इसी तरह के वीडियो चाहिए तो लिख दीजिए सर और वीडियो चाहिए, ओके लिख दीजिए या यस लिख दीजिए, कुछ भी आप लिखिए बच्चों। इससे क्या होगा कि मुझे लगेगा कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा है। नहीं तो बच्चों मेरा वीडियो बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। आप जानते हैं ऑलरेडी कि मैं सरकारी अध्यापक हूँ, कोई सब कुछ मेरे चैनल पे फ्री है, कुछ भी आपसे लिया नहीं जाएगा, ना लिया जाता है। तो इसमें बच्चों देखिए जो इसकी मात्रक है वह है अर्ग। तो 33 का आपका पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तन करने के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि गति करते हुए पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं रटने बोल दूंगा तो आप रट लोगे कि भाई इसका उत्तर 4 गुना है, लेकिन आया कैसे? जो अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था, अब उसको आप ध्यान कीजिए। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला? हाफ mv², v का वर्ग। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है? उसके वेग को दोगुना कर दिया गया। मान लीजिए कोई भी वेग हो, ठीक है, 2v है, उसको हमने दोगुना कर दिया। तो दोगुना कर दिया तो भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ये v² अपने मूल रूप में आ गया, तो हाफ mv² मूल रूप में आ गया। आगे कौन सी संख्या है? 4। तो क्या हो जाएगा? आपकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो इस तरह के जब भी सवाल करना हो तो आप फॉर्मूला में उसको बैठाकर तभी हल करेंगे, तब आसानी से वो सवाल हल हो जाएगा। तो आपको पता चला ये उत्तर कैसे आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 है आपके सामने। इसमें पूछ रहा है, कथन है, फिर से कथन है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। एकदम गलत है, निश्चित रूप में ही व्यवस्थित रहते हैं, चाहे आप कहीं से भी उसको उठा लो, कहीं से भी देख लो आप। ठीक है, और कथन 2 है, कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। नहीं, ठीक, इसका आपस में अदला बदली कर लीजिए तो ये दोनों कथन सही हो जाते। इसलिए क्या है कि दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय रूप में क्या क्या होता है कार्बन का?
आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे बच्चों, जो भी बच्चे देख रहे हैं, कि कार्बन के, ध्यान दीजिएगा, कार्बन के क्रिस्टलीय जो अपर रूप हैं, ठीक है, उसके एलोट्रॉप्स हैं, जो भी कुछ हैं, वो आप लिख के बताएंगे कौन से हैं, और ये भी बताएंगे कि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से हैं। आप कमेंट सेक्शन में दोनों बताएंगे। अगर नहीं बता पाएंगे तो लिखिएगा सर नहीं पता है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है। देखिए मैं कह ही रहा था, यहाँ देखिए सामने एक प्रश्न आ गया। अब चोरी मत कीजिएगा, ठीक है, आप लोग पहले ही लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 है, ये है चारकोल। चारकोल क्योंकि अक्रिस्टलीय है, क्रिस्टलाइन नहीं है, ठीक है। बाकी सभी क्रिस्टलीय रूप हैं बच्चों, हीरा है, फुलरीन है, ग्रेफाइट है, इन सभी में कार्बन जो है एक निश्चित क्रम में बैठे होते हैं, पाए जाते हैं। ये जो बनाए हैं उस तरह से नहीं होते हैं, बस बता रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रक्चरिंग का होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, और आएगा ही आएगा। और फिर देखिए कार्बन के किस अपर रूप की आकृति फुटबॉल की तरह होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और ये आते भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपके देखिए बच्चों, जो NMS की तैयारी कर रहे हैं, जो इस समय कक्षा 7 में है, उनके लिए भी काफ़ी वीडियो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक चीज़ नोट करते चले जाएं आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 38 का है आपका, फुटबॉल की आकृति का है फुलरीन, ठीक है। और इसमें जान लीजिए 60 कार्बन एक तरह से एक क्रम में सजे होते हैं, ये एक फुटबॉल की आकृति बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, इसमें हमें क्या करना है, सूची को मिलान करना है, ठीक है। तो यूरिया 37 क्वेश्चन नंबर कितना था, 39, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें देखिए यूरिया जो है, वो यूरिया का फॉर्मूला आपका होता है, बीच में देखिए CO होता है, दोनों तरफ NH2 होते हैं, याद रखिएगा, बस ऐसे आप याद कर लीजिए, बीच में CO, दोनों तरफ NH2, ठीक है। तो यूरिया का क्या होगा आपका, चौथा, आपका चौथा हो गया। इसके बाद है बी गोबर गैस। देखिए गोबर गैस जो है वो कई चीज़ों का मिश्रण है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S है, ठीक है। इसका तो मैं मिला ही दिया था, ये फिर गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है आपका वाटर गैस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए एक एक गैस का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि वाटर गैस का क्या फॉर्मूला, 4 ऑप्शन अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। और ये देखिए प्रोड्यूसर गैस, ये इंग्लिशी टर्म्स है बच्चों, इसको हिंदी में नहीं याद कर सकते हैं। प्रोड्यूसर गैस जो है आपका नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, ठीक है। तो ये सभी को अलग अलग नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। अब बच्चों जो आगे के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।